गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम मेंडल के वंशागति या आनुवंशिकता के नियम को पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव किया था। अब मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया था? क्योंकि मटर का जो पौधा होता है वो एक वर्षीय होता है। दूसरा कारण, मटर का जो पौधा होता है वो द्विलिंगी होता है और उसमें स्वपरागण होता है। इसके अतिरिक्त इनमें कृत्रिम रूप से परपरागण की क्रिया भी कराई जा सकती है। मटर का पौधा छोटा होता है, इसकी देखभाल करने में आसानी होती है और मटर के जो पौधे होते हैं वो आनुवंशिकी रूप से शुद्ध होते हैं। जो मटर का पौधा होता है वो आनुवंशिकी रूप से शुद्ध होते हैं, इसलिए मेंडल ने इन्हें जो है अपने प्रयोग के लिए चुना। और इनमें एक खास बात ये है मटर के पौधों में कि स्वनिषेचन के कारण मटर के पौधे जो होते हैं वो समयुग्मजी होमोजाइगस होते हैं, अर्थात इनके जो पौधे होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी शुद्ध बने रहते हैं। तो ये तो हो गया मटर के पौधे का अर्थात पायसम सटाइवम के पौधे की चयन करने का कारण। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण आपको बताया गया था वो वंश परंपरागत जो लक्षण होते हैं उनका चयन। मेंडल ने मटर के पौधों में कुल 7 आनुवंशिक लक्षणों को नोटिस किया, उनका चयन किया। कौन कौन से? पहला था पौधे की लंबाई। मटर के पौधे की लंबाई, उसकी लंबाई लंबापन है या बौनापन? लंबापन प्रभावी लक्षण है और बौनापन अप्रभावी लक्षण। इसी प्रकार से पुष्प की स्थिति कच्ची है कि अंतस्थ है, पुष्प का रंग लाल बैगनी जो प्रभावी होता है, सफ़ेद जो कि अप्रभावी होता है। उसी प्रकार से फली का स्वरूप, फली फूली हुई है या फिर पिचकी हुई है। फिर आगे नेक्स्ट है फली का रंग हरा है कि पीला है। बीज आवरण या बीज कवच का रंग पीला है कि हरा है। उसी प्रकार से बीज का आकार गोल है या झुर्रीदार है। ये 7 प्रकार के मेंडल्स ने वंश परंपरागत लक्षणों का चयन किया। इसमें प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण दोनों थे। अब मेंडल ने अपने मटर के प्रयोग करके जो निष्कर्ष निकाला उसमें से उन्होंने 3 नियम प्रतिपादित किए। पहला था प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, इसको एक और बोलते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। और तीसरा जो नियम उन्होंने किया था स्वतंत्र अपविघटन का नियम। ये 3 नियम मेंडल ने अपने प्रयोग के आधार पर बताया। अब इसमें
पहला है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा है पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। तीसरा है स्वतंत्र विभवन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तीन नियम ये, अभी इन्हीं तीनों नियमों को पढ़ना है। अब इसमें पहला हम पढ़ेंगे प्रभाविता का नियम। प्रभाविता के नियम में मेंडल्स ने कहा कि जब परस्पर विपरीत विरोधी लक्षणों वाले पौधों के बीच शुद्ध जनकों के बीच स्वपरागण कराया जाता है तो उनके प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण वाले ही गुण प्रदर्शित होते हैं तथा अप्रभावी गुण वाले लक्षण अप्रकट होते हैं। तो प्रथम पीढ़ी में प्रभावी गुण के लक्षण के प्रकट होने को ही मेंडल्स ने प्रभाविता का नियम कहा। अब इसमें उन्होंने उदाहरण के रूप में शुद्ध लाल पुष्प और शुद्ध सफेद पुष्प दिया। तो लाल जो पुष्प है वो प्रभावी लक्षण वाला है। वंश परंपरागत में पुष्पों के रंग में हमने बताया था कि लाल पुष्प या बैंगनी जो होते प्रभावी होते हैं और सफेद रंग अप्रभावी होते हैं। तो इसके जो एलिल्स हैं कैपिटल आर और इसके एलिल्स स्मॉल आर। ये हो गए जन्म। अब इनका जो है हम लोग युग्मक बनाते हैं, कैपिटल आर और इसका जो है हम लोग युग्मक बनाते हैं तो स्मॉल आर। ये हो गया आपका युग्मक। अब इसमें जब हम पर परागण कराते हैं तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हो गया F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी मतलब प्रथम पीढ़ी। अब ये जो हमको प्राप्त होगा कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसमें देखिए एक लाल रंग के पुष्प का जो है एलिल है और एक सफेद रंग का। तो अब क्योंकि लाल रंग प्रभावी होता है इसलिए प्रथम पीढ़ी में प्रभावी जो लक्षण होता है वही प्रकट होता है। तो ये हो गया लाल रंग, प्रभावी लाल है इसलिए लाल रंग ही जो है प्रदर्शित होगा। तो लाल रंग हो गया। अब आइए, यह शुद्ध है क्योंकि ये संयुग्मकी है, यह भी संयुग्मकी है, दोनों के एलिल समान है। लेकिन यहाँ पर देखिए समान एलिल्स नहीं है तो क्या हो जाएंगे संकर। संकर लाल। तो प्रथम पीढ़ी में हमेशा प्रभावी संकर वाले पौधे प्राप्त होते हैं। तो मेंडल के नियमानुसार जब परस्पर विपरीत लक्षणों वाले एक ही जाति के दो शुद्ध नस्ली पौधों के बीच संकरण या परपरागण कराया जाता है तो उनकी प्रथम पीढ़ी F1 की संतानों में विरोधी लक्षणों में से या विपरीत लक्षणों में से, विपरीत लक्षण लाल और सफेद लक्षणों में से एक ही लक्षण प्रकट होता है। कौन लक्षण प्रकट होगा? जो प्रभावी होगा। अर्थात विरोधी लक्षणों में से एक लक्षण तो प्रकट होता है किंतु दूसरा लक्षण अप्रकट रह जाता है। तो जो लक्षण
प्रकट होता है वो प्रभावी लक्षण होता है, और जो अप्रकट या छूट जाता है लक्षण वो अप्रभावी होता है। तो प्रकट होने वाले लक्षण को प्रभावी गुण तथा अप्रकट होने वाले या रहने वाले लक्षण को अप्रभावी गुण कहते हैं। तो मेंडल ने इस प्रकार से प्रभाविता के नियम में बताया कि F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं, और जो अप्रभावी लक्षण होता है वो छुप जाता है या अप्रकट होता है। इसी कारण से मेंडल ने इसे प्रभाविता का नियम कहा। तो ये तो हो गया पहला नियम। अब दूसरा नियम हम पढ़ेंगे, पृथक्करण का नियम। तो पृथक्करण के नियम में सभी चीजें वही हैं, लेकिन इनमें गुणों का जो है F1 पीढ़ी के बाद जो प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण दोनों के एलिस तो F1 पीढ़ी में रहते हैं, आप जानते ही हैं। अभी चार्ट में देखें तो उसमें क्या होते हैं, लास्ट F2 जनरेशन दूसरी पीढ़ी में वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए उसको पृथक्करण का नियम कहा गया। तो मेंडल का जो दूसरा नियम है वो है पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। इसमें भी शुद्ध लाल पुष्प और दूसरा शुद्ध सफेद पुष्प को लेकर के इन्होंने अपना प्रयोग किया। तो अब इस शुद्ध लाल पुष्प में कैपिटल आर, स्मॉल आर ये जन्म। देखिए ये दोनों समयुग्मजी हैं, क्योंकि दोनों के जो एलिल्स है समान है, इसलिए समयुग्मजी जितने भी समयुग्मजी होते हैं वो शुद्ध होते हैं, विषम युग्मजी हमेशा संकर होते हैं। तो अब इनको हम क्या करते हैं, बदल लेंगे युग्मक में, कैपिटल आर कैपिटल आर, इसको अगर हम करेंगे स्मॉल आर स्मॉल आर, ये हो गया युग्मक। अब इसमें हम पर परागण की क्रिया कराते हैं। तो प्रभाविता के नियमानुसार प्रथम पीढ़ी में संकर लाल पुष्प प्राप्त होंगे, अर्थात प्रभावी लक्षण वाला जो है हमको F1 जनरेशन में प्राप्त हो गया। तो इस नियमानुसार मेंडल के नियमानुसार जब दो परस्पर शुद्ध आनुवंशिक लक्षणों वाले पौधों के बीच परपरागण या संकरण कराया जाता है तो उनकी प्रथम पीढ़ी में प्रभावी संकर पौधे प्राप्त होते हैं, और ये जो प्रभावी संकर पुष्प प्राप्त होते हैं इनमें जब स्वपरागण होने दिया जाता है तो इनके दूसरी पीढ़ी के संतानों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। तो अब इसको जो है हम
युग्मक बना लेते हैं जो F1 पीढ़ी आया है। इसमें हम स्वपरागण होने देते हैं। तो स्वपरागण की क्रिया जब होने देते हैं तो हम एक चेकर बोर्ड के द्वारा इसको बनाते हैं। प्रथम पीढ़ी के बाद हम क्या करते हैं, उसमें स्वपरागण होने देते हैं। तो जो दूसरी पीढ़ी F2 पीढ़ी हमको मिलती है उसमें प्रत्येक लक्षणों का पृथक्करण हो जाता है। अब देखिए इसमें चेकर बोर्ड में हम क्या करते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, ये नर युग्मक ये मादा युग्मक कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से चेकर बोर्ड बना करके उसके ऊपर लिख देते हैं। अब उसको जोड़ के लिख देंगे। अब यदि आर आया तो वो शुद्ध लाल पुष्प, और यदि कैपिटल आर स्मॉल आर आया तो ये हो गया संकर लाल पुष्प, ये भी हो जाएगा संकर लाल पुष्प, और ये शुद्ध सफेद पुष्प। तो इसमें क्या हो गया कि दो चीजें हम इसमें नोट करेंगे। पहला समलक्षणी, जो समलक्षणी इसमें है उसमें लक्षण दिखाई देगा 1 2 3 देखिए लाल रंग का हमको कुछ मिला, एक सफेद रंग का, तो 3 संबंधी 1 का अनुपात, और दूसरा हमको मिला समझीनी। अब देखिए इसमें क्या हो गया, एक शुद्ध लाल पुष्प हमको मिला तो 1 संबंधी, 2 हमको संकर लाल पुष्प मिला 2 संबंधी, और 1 सफेद तो 1, तो समझीनी 1 संबंधी 2 संबंधी 1 के अनुपात में प्राप्त हुआ, और समलक्षणी जो है 3 संबंधी 1 के अनुपात में प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से क्या हो गया कि जो F1 पीढ़ी में गुणों के एलिल्स आपस में मिले हुए थे वो F2 पीढ़ी में अलग अलग हो गए। लाल अलग हो गया, सफेद अलग हो गया, और ये संकर वाले लाल अलग हो गए। तो इसलिए इसको पृथक्करण का नियम कहा जाता है। अब तीसरा नियम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।